Hello everyone, so today date is 4th February and 2024. We are going to solve some PYQs of work, energy and power chapter of class 11th physics. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमें क्या दे रखा है, अ फोर्स F इज इक्वल टू 20 + 10 y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है कि कौन सी डायरेक्शन पे, y डायरेक्शन में, जहाँ पे F क्या है, इज इन न्यूटन, यानी फोर्स क्या है, न्यूटन में है, y क्या है, मीटर में है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा टू मूव द पार्टिकल को मूव करने के लिए y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बेसिक्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या चैप्टर में बात कर रखी है, किसके रिगार्डिंग चैप्टर है, क्या कुछ है, थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे ताकि कॉन्फिडेंस आ सके चैप्टर को, मतलब क्वेश्चंस को लेकर। वरना एकदम से अगर मैं सोल्व कराने लगूंगी तो ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं किस चीज़ को कैसे कौन सा किस कंटेक्स्ट में हमारे पास न्यूमेरिकल आ रखा है या क्या फॉर्मूला वहाँ पे पुट करे। तो एक ऐसा होगा, अभी थोड़ा सा एक रिवीजन ले लेते हैं चैप्टर की जल्दी से। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे वर्क डन का, DW इज इक्वल टू FDS। ये जो मैं चीज़ें आपको यहाँ पे आप बताऊँ ध्यान में रखते चलना, न्यूमेरिकल्स में यही काम आएंगे अब आगे। इज इक्वल टू जब हम इसको FD cos थीटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। FD cos थीटा क्या होती है, कॉन्स्टेंट फोर्स इसको हम बोल सकते हैं। ये वर्क डन क्या हो सकता है, याद रखोगे इसके ऊपर ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट वाला, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क डन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ये होती है, यानी कि किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर मीटर सेकंड हो सकता है, ठीक है। CGS यूनिट में अगर मैं बात करूँ इसकी तो क्या होती है, डाइनी सेंटीमीटर या फिर ERG अर्ज। एक जूल में कितने अर्ज होते हैं, 10⁻⁷, ये भी याद रखोगे आप। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूँ, इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, तो वो ये होता है ml2 T⁻⁻²। ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है। पूरा बेसिक्स यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन के कुछ स्पेशल केसेस। अब कुछ स्पेशल केसेस के पढ़ेंगे वर्क डन के। पहला हमारे पास क्या है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि थीटा नहीं सॉरी 0 ग्रेटर देन 90, मतलब 90 इज ग्रेटर देन 0। जब हमारे पास ये हो, यानी कि दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा ध्यान रखें इस बात को, यानी कि मैं बोलकर बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। जो वर्क डन होता है फोर्स के द्वारा, वो हमेशा वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। कब, अगर इफ अप्लाइड फोर्स जो है उसका जो एक कंपोनेंट है वो किसकी डायरेक्शन के अलोंग हो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है और उसी डायरेक्शन में कोई भी फोर्स का एक कंपोनेंट हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, जब व्हेन 90 डिग्रीज लेस देन थीटा बट ग्रेटर देन 180, ठीक है, 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये यानी कि इस कंडीशन में कोस थीटा जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब थीटा जो है, थर्ड केस क्या है, थीटा अगर 90 डिग्री के इक्विवेलेंट हो तो उस केस में कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। ये चीज आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेंशन फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन किया जाता है। तो इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है। मान लो ये हमारे पास एक जो है स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन उसके ऊपर की साइड लग रही है कोई भी मास m के साथ, तो ये क्या है, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। एक ये मीन पोजीशन आएगी इसकी, यानी कि इतना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ऐसे पेंडुलम मान लो इसको, पेंडुलम कंज्यूम कह रही हूँ,
अज्यूम कर सकते हो आप इसको। टेंशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसके, ds के, यानी जो डिस्टेंस होगा हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस। सो इन दैट केस वर्क डन जो है टेंशन के ऊपर वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेंशन जो है, और ये याद रखोगे टेंशन पेंडुलम में इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऐसे ही बिल्कुल मतलब इसी उसमें फॉर्म में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या वर्क डन होगा, तो आपको ध्यान रखना है वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। आपको हमेशा जो है वर्क डन जीरो ही याद रखना है इस केस में। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बताने वाली हूँ वर्क डन रिजॉल्व फॉर्म में। सॉरी, रिजॉल्व फॉर्म में, यानी कि ये यहाँ पे फोर्स, ये हो गया एस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये इसके बीच में क्या है, थीटा एंगल बना है। लेट एफ को, यानी कि जो फोर्स है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एफ एक्स आई कैप। आप जानते होंगे ये चीज तो एक्सिस के बारे में, ये एक्स होता है, ये वाई और ये जेड। इसको जब वेक्टर में लिखते हैं तो इसको आई कैप लिखते हैं, वाई को जे कैप लिखते हैं और जेड को के कैप कंसिडर करते हैं। तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये होगा हमारे पास, यानी एस इज इक्वल टू एक्स एक्स आई प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, ये होता है हमारे पास। और अगर मैं इसको, ये था वर्क डन रिजॉल्व फॉर्म में, तो इसको जब मैं इसको इक्वेट करके लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। तो इस फॉर्म में हम जो है इसको पुट करते हैं, किसको, वर्क डन को रिजॉल्व फॉर्म में जब बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हमारे जो नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का, ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, टॉपिक कह रही हूँ मैं इसको। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखने को मिल सकते हैं। हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करेंगे, क्या होती हैं ये, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट या उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नोट डिपेंड ऑन पाथ। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखोगे, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट अगर मैं इसमें पॉइंट की बात करूं, जो वर्क डन होता है बाय और अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या होता है, एक राउंड ट्रिप में कैसा होगा, इन राउंड ट्रिप जीरो होगा वो। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जांपल क्या क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गई, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2, यानी रेडियस एफ डी आर, ये होगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट हम यहीं पे, आप कंजर्वेटिव, मैंने आपको बता दिया कंजर्वेटिव के फॉर्मूले याद रखें, किसके ऊपर डिपेंड करता है, राउंड ट्रिप में जीरो होता है, ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है, 3 से 4 चीजें जो हैं याद रखनी है इसमें आपको। अब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव की। इसमें जो है वर्क डन, अब कंजर्वेटिव में जब हमने बात की थी तो उसमें जो वर्क डन था वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, इसमें जो वर्क डन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, डिपेंड्स अपॉन पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वर्क डन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता नॉन कंजर्वेटिव में, अनलाइक कंजर्वेटिव फोर्स। हमने कंजर्वेटिव में क्या देखा, वर्क डन जो है वो एक राउंड ट्रिप में जीरो हो गया था, इसमें ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, फ्रिक्शन हो गया, एयर ड्रैग रेजिस्टेंस जो होती है, एयर ड्रैग यानी कि रेजिस्टेंस, नेक्स्ट हमारे पास है, इसी में मैं आपको समझाने वाली हूँ, एक और कंसेप्ट की बात कर लेंगे, हाउ टू चेक, अगर मतलब कैसे चेक करें कि जो गिवन फोर्स हमें दे रखी है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। मान लो हमारे पास ये दे रखा है
ये एक जो है मैं आपको ये समझ लो कि क्वेश्चन ही सोल्व करा रही हूँ। तो इस कंडीशन में आप एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, जैसे ये होता है ना, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे। ये किसको डिनोट करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को, इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ बाई एक्स। सेकेंड आपको ये एक्स को एक्स के लिए, और ये दूसरा हमारे पास एफ एक्स जेड, याद रखेंगे ये तीनों फॉर्मूले, जिसके रिस्पेक्ट में भी पूछा हो आप पुट करके निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने बता दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, तीन इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू बिकम कंजर्वेटिव। कोई तीन इक्वेशन जो है मतलब क्या होने चाहिए, मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब वो एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई होना चाहिए अगर वो एक कंजर्वेटिव फोर्स बनना चाहे तो। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए किन्हीं भी तीन इक्वेशन को जो आपस में सेटिस्फाई होना पड़ेगा, यानी कि इक्विवेलेंट होना पड़ेगा। यहाँ पे ये मतलब है इससे। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। एनर्जी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन के कारण जो एनर्जी जनरेट हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल बेसिक बातें बता रही हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फ्रेम डिपेंडेंट होती है कि किस जो है एंगल के साथ, किस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किस प्लेन में कैसे इसको जो है उसके अनुसार, मतलब फ्रेम डिपेंडेंट वही होता है, मतलब पोजीशन के ऊपर डिपेंड करना, और ओवरऑल जितने भी फैक्टर्स होते हैं। रिलेशनशिप जो लीनियर, मतलब रिलेशनशिप विद लीनियर मोमेंटम के अनुसार इसका फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेशनशिप, अगर मतलब लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक साथ जिक्र कर रखा है तो आप वहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। उसके बाद दूसरा, यानी कि दूसरा एक और फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये भी इसमें यूज किया जा सकता है। अगर मैं एक और आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यहीं पे एक चीज बता दे रही हूँ, आगे से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए चाहे ना आए, कहीं पे भी मतलब आपको मिल सकता है, तो मैं एक काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। अगर आपसे एरर एनालाइज, मतलब कि एरर एनालाइजिंग वाला कुछ क्वेश्चन आ रखा है, यानी कि एरर एनालाइसिस मेथड, तो और परसेंटेज का जो चेंज है वो स्मॉल दे रखा है, मतलब छोटा, ये याद रखना कंडीशन है, परसेंटेज चेंज स्मॉल होना चाहिए। तो उस दौरान आप क्या कैसे सोल्व करते हो, P इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला वहां पे आप पुट करते हो, P इज इक्वल टू 2m k⁻1/2 यहाँ पे करते हो, तो यानी कि डेल्टा P यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन P इज इक्वल टू हाफ चेंज इन मास अपॉन मास अपॉन प्लस हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन के। इस फॉर्मूले की मदद से जो है आप अपना क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, अगर आपके पास जो परसेंटेज चेंज है वो क्या दे रखा हो, स्मॉल दे रखा हो। ठीक है, काफी इजी है। यानी कि इसका जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी, अगर इसका बेसिक फॉर्मूला मैं लिखना चाहूं तो यानी कि परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल, जो मैंने अभी बताया, इनटू 100, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, उसके बाद हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्कस करेंगे। एक बार बीच में थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जो वर्क डन होता है बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब सभी फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, सबसे पहले ये याद रखोगे। दूसरा क्या याद रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है उसमें अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को ऐड करें तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास आ जाएगा। फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ, मतलब अब हाँ चलो, अब ये टॉपिक तो हो गया, ठीक है, काफी अच्छे से हम रिवीजन करते चल रहे हैं सीरीज में। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी से इस चैप्टर में क्या मतलब है, क्या कुछ उसका फॉर्मूला है, उसको देखेंगे अब।
बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो यू को डिफाइन नहीं कर रखा है। अगर फिजिक्स के कंटेक्स्ट में बात करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम हमेशा फिजिक्स में डेल्टा यू को पढ़ते हैं, ये डिफाइंड है। और ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए होता है, कंजर्वेटिव जो फोर्स मैंने आपको पीछे बताया, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में जो डिफरेंस बताया, ये कंजर्वेटिव के लिए होते हैं। यानी कि फॉर्मूला आप याद रखोगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यानी कि इनिशियल टू फाइनल, ये आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला। हमेशा हर कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, ऑलवेज ट्रू। उसके बाद एक और फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव एक्सटर्नल वर्क डन, मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वर्क डन के ऊपर। तो इस केस में आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स इनिशियल टू फाइनल। लेकिन जो ये फॉर्मूला था, ये तो बताया मैंने कि हर कंडीशन के लिए ठीक है, करेक्ट है। ये कंडीशनल फॉर्मूला होता है, यानी कि कंडीशंस के ऊपर मतलब बेस्ड होता है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है या नहीं। जैसे कि दो में यहाँ पे हमारे पास अगर एक केस क्या हो सकता है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो 0 दे रखी हो। दूसरा क्या हो सकता है, अगर काइनेटिक एनर्जी ही 0 दे रखी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दो कंडीशंस में जो है हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मैं साथ ही साथ सारी चीजें आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। हम सारे प्रकार की एनर्जीज को यहाँ पे पढ़ रहे हैं जब, तो ग्रेविटेशन वाली को भी पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कि ये m1 मास है, ठीक है, ये m2 है, ये मतलब पॉइंट मास है, इनको आप पॉइंट मास अज्यूम करना है बिल्कुल। इनके बीच का ये क्या है, रेडियस है दोनों मासेस के बीच का। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा इसके अनुसार, u इज इक्वल टू माइनस, यानी ग्रेविटेशनल जो है फोर्स होती है g को हम ग्रेविटेशनल एनर्जी मानते हैं, m1 इंटू m2 अपॉन r, ये हमारे पास होगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, u2 मतलब कि u इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या का मतलब है 0, 0 पे जब हुए, इज इक्वल टू माइनस g m1 m2 अपॉन r, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ दूसरे पॉइंट की, यहाँ पे अगर बात करी जाए 4 पॉइंट्स जो कि अर्थ के सरफेस के क्लोज होंगे हाइट h पे फ्रॉम सरफेस, उन पॉइंट के केस में आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो पोटेंशियल एनर्जी का, u इज इक्वल टू mgh। याद रखेंगे ये फॉर्मूले। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, डेल्टा यू की मैं बात करूँ, तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि इसको लिख सकते हैं फाइनल क्या हो गया, mgh2 माइनस mgh1, यानी कि mg कॉमन निकल गया, h2 माइनस h1, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1 क्या हो गया, डेल्टा h चेंज इन हाइट। तो हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल वर्क डन एजेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आ जाएगा। तो ये है ओवरऑल हमारे पास क्या, ग्रेविटेशनल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और आपको बताने वाली हूँ। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, यू यानी कि जो अगर मैं बात करूं अनस्ट्रेच्ड है, मतलब कोई भी स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच्ड है, अनकम्प्रेस है, मतलब कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो उस दौरान पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या होगी, 0 होगी। मैंने क्या बोला, कोई भी स्प्रिंग को तो आप जानती होगी कैसा होता है, अगर वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी क्या रहती है, 0 रहती है। अगर उसको हम स्ट्रेच कर दें एक्स से, मतलब कि आगे की तरफ, एक्स फॉरवर्ड मतलब कि आगे की तरफ थोड़ा सा उसको हम स्ट्रेच कर दें, उस दौरान जो है u इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करते हो आप इसका, पोटेंशियल एनर्जी का, के एक्स का स्क्वायर। अगर उसको हम कंप्रेस कर दे, यानी कि दबा दे, कम कर दे, कंप्रेस्ड एक्स, ये दबा रहे यानी पीछे की साइड होगा, बैकवर्ड, तो उस कंडीशन में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, u
इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों में क्या है, सेम फॉर्मूला लगता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेल्टा यू वर्क डन, जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू के। ये जीरो गलती से लिख दिया था मैंने, डेल्टा यू के इक्वल होगा। उसके बाद अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, स्टेबल और, एक मिनट, स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल, वो भी पढ़ लेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो जितने छोटे कंसेप्ट दिखते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आने मतलब आ जाते हैं, फिर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम छोड़ के चले जाते हैं इस उम्मीद में कि ये तो क्या ही इसके रिलेटेड थोड़ी कुछ पूछेंगे। वैसे ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला चैप्टर है काफ़ी छोटा है, मतलब इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है। हालांकि चैप्टर तो सभी मुश्किल मतलब इतने मुश्किल होते ही हैं फिजिक्स के। अब आपको ये जैसे हम PYQ सोल्व करेंगे तो एक बार ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या, मतलब कैसे सोल्व करने क्या कुछ है, लेकिन धीरे धीरे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आना, धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व मतलब हो जाएंगे। फिर आप जब मतलब रिवीजन बढ़ेगी सब कुछ तो हो जाएंगे। अब इक्विलिब्रियम देखो क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर नेट फोर्स जो है बॉडी के ऊपर, इफ नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स अगर बॉडी के ऊपर कैसी हो, जीरो हो, इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, वो किस में होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम उसको कंसीडर करते हैं अगर नेट फोर्स जो है बॉडी के ऊपर जीरो है। अब मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मैंने आपको बताया था ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दो टाइप के पढ़ते हैं, एक न्यूट्रल भी होता है, वो हम इसमें डिस्कस करते ही नहीं है। एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। अगर इफ ओनली कंजर्वेटिव, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स आपको दे रखी हो तो उस दौरान जो एफ नेट है वो कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल हो जाता है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो जीरो को अटेन कर लेगा। यानी कि आप क्या याद रखोगे, U अगर मैक्सिमम है तो वो अनस्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यानी कि एफ नेट वहां पे क्या होगा, जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो यानी कि वो स्टेबल होगी, एफ नेट जीरो होगा। U कांस्टेंट तो वो न्यूट्रल होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। वर्क एनर्जी थ्योरम के कंटेक्स्ट में हम जो है मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से अगर मैं करूं, जो कि हमेशा वैलिड होती है, तो यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन प्लस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा की, यानी कि हम लिख सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा की माइनस कंजर्वेटिव, राइट। तो यानी कि नॉन कंजर्वेटिव प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस ये कंजर्वेटिव फोर्स मैंने पीछे आपको बताया था डेल्टा यू के इक्वल होती है, अभी हमने किया था। तो यहाँ पे मैं डेल्टा यू पुट कर सकती हूँ, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन के फाइनल, यानी डेल्टा के यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल प्लस यहाँ पे डेल्टा यू यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जीरो है तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, जीरो इज इक्वल टू यू एफ प्लस यू प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा इसको सोल्व करके, यानी कि इसको ये जीरो ही हो गया, तो यानी कि यू एफ यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, ये हमारे पास आएगा। ये पहले इनिशियल फाइनल फिर, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि क्या कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है, नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको न्यूमेरिकल पर्पज से कुछ समझाना चाहूँ, मतलब न्यूमेरिकल पर्पज के लिए मैं आपको ये बोलूँ कि भाई आपको ये फॉर्मूले एज इट इज याद रख लेने, अगर ऐसा कोई केस आए तो अभी उसको याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी मदद मिलती है। अगर कई चीज़ों को हम याद भी रख लेंगे तो काफ़ी मदद मिल जाएगी उससे। जैसे मैंने अभी आपको ये थ्योरम बताया, आपको इस थ्योरम के बीच का जो भी मैंने बताया उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो कंक्लूजन मैंने बताया है और थोड़ा सा बस ये आइडिया हो जाए कि हाँ ये कंक्लूजन निकला कैसे, कैसे ये सोल्व हुआ था, वो इनफ है। बेशक से आपको पूरी थ्योरम ना याद हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थ्योरम नहीं पूछी जाती।
न्यूमेरिकल पर्पज से मैं कुछ आपको बता देती हूँ। अगर आपको दे रखा हो मास रिलीज इन केस ऑफ स्प्रिंग, अगर मास रिलीज हो रहा है किसके केस में, इन केस ऑफ स्प्रिंग, तो उस केस में आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, 2mg/k, ये फॉर्मूला यूज करते हो। अगर सेकंड, अगर आपको ये दे रखा हो, अगर स्लोली देन आप क्या यूज करते हो, mg/k वाला फॉर्मूला वहां पे यूज करते हो। व्हेन गिवन इन, जब आपको दे रखा हो, व्हेन गिवन चेंज इन लेंथ, जब चेंज इन लेंथ दे रखी हो यानी लेंथ में, और हैंगिंग लेंथ दे रखी हो कितनी, x, तो उस केस में आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, u इज इक्वल टू √g/l, l² माइनस x², ये यहाँ पे आप यूज करते हो उस केस में फॉर्मूला। चैप्टर का नाम था हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क भी कर चुके, एनर्जी भी हमने तीनों चारों टाइप्स की कर ली, पावर बचा है, पावर को भी एक जल्दी से उसकी रिवीजन लेके अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पावर को देखेंगे, पावर क्या होता है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या होता है, इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मतलब एनर्जी ट्रांसफर का रेट जो होता है, या फिर वर्क करने का जो डूइंग वर्क, यानी कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर जो रेट होता है एनर्जी ट्रांसफर का, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, दो प्रकार की पावर पढ़ते हैं, एक होता है एवरेज पावर, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ये याद रखोगे, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू, यानी कि P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dW/dt, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन क्या होता है, FDS/dt, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, FV, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये लिख सकते हैं। पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सबसे पहले ये याद रखोगे, पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, वोट होती है। अदर यूनिट इसकी हॉर्स पावर भी हो सकती है, और एक हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं, ये भी याद रखोगे फॉर जनरल नॉलेज। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये होता है। एक और चीज याद रखोगे कि जो किलोवाट आवर होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, ना कि पावर की। क्या बोला मैंने, जो किलोवाट होती है, वो किलोवाट आवर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, ना कि किसकी, पावर की। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक और फॉर्मूला अगर एफिशिएंसी का निकालने को आ जाए क्वेश्चन, एफिशिएंसी यानी एन से इसको हम प्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। और आउटपुट, पावर आउटपुट निकालनी आ जाए तो इज इक्वल टू क्या यूज करोगे, एनर्जी इनपुट अपॉन टाइम। सिमिलरली इनपुट के केस में यूज कर दोगे, पावर इनपुट निकालनी हो तो क्या इज इक्वल टू एनर्जी इनपुट अपॉन टाइम, ये यूज करोगे। तो देखो हमने पूरे चैप्टर का जो है बेसिक अभी यहाँ पे समझ लिया है, तो हम अब अपना जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था वो मैंने ऑलरेडी आपको रीड आउट करा दिया था, एक बार फिर से उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमने चैप्टर की एक क्विक रिवीजन आप बोल सकते हो, मैंने थोड़ा सा अच्छे से आपको बता ही दिया है। हाँ, एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक फोर्स है, ये दे रखी है, एक पार्टिकल वाई डायरेक्शन में जो उसके ऊपर एक्ट करें, जहाँ पे फोर्स जो है न्यूटन में, वाई मीटर में, वर्क डन ऑन दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल y0 to y1 मीटर तक मूव करने में कितना लगेगा, फोर्स बतानी है, ठीक है। अब देखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे, वेरिएबल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, वेरिएबल की बात हो रही है अलग अलग की। तो वर्क डन यानी कि W इज इक्वल टू FDY, यानी कि इनिशियल टू यहाँ पे क्या है, फाइनल, ये हमारे पास यानी 0 to 1 यानी इनिशियल टू फाइनल, हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि y इज इक्वल टू 0 to y इज इक्वल टू 1 FDY, जहाँ पे फोर्स कितनी दे रखी है, 20 + 10y, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 to 1 20 + 10y इंटू dy, ये हम लिख सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करोगे, 20y + 10y का स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 जूल आपके पास इसका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, 25 जूल, यानी कि सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 500 ग्राम है, इनिशियली जो है यानी स्टार्टिंग में इनिशियली बात करी जाए वो रेस्ट पे है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स के ऊपर वो एक्ट कर रहा है जिसका एक्स कंपोनेंट जो है वेरी करता है एक्स के साथ इन द मैनर शो, जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, द वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी बतानी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर, 8 मीटर पे और वाई मीटर पे जो है क्या बतानी है, क्या बतानी है हमें, वेलोसिटीज बतानी है। ठीक है, इन दोनों पे वुड हैव द रिस्पेक्टिव वैल्यूज, क्या रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगे इनकी ये बतानी है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के सोल्व करते हैं, जितना यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिख रहा है उतना नहीं है वैसे। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा के इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स, ग्राफ के अंडर जो भी एरिया उसको हम कंसीडर करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में था, यानी कि फ्रॉम x0 टू x इज इक्वल टू 8 मीटर, क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू 100/30, वहाँ पे वैल्यूज गिवन है। ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 520, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई, 23 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ गया। अगर x0 से x12 पे मैं बात करूँ, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 12 मीटर, तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 + 30 माइनस 47.5 + 20, वहाँ पे वैल्यूज आप चेक कर लोगे, आंसर आ जाएगा इसका 20.6 मीटर सेकेंड, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आया है इसमें, हाँ पहले का 23 था, दूसरे का हमारे पास 20.6, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आया है, डी आया है। नेक्स्ट है, कंसीडर करना है एक ड्रॉप ऑफ रेन वाटर को हैविंग, जिसका मास 1 kg है, जो कि एक हाइट 1 किलोमीटर की हाइट से गिर रही है, उसने ग्राउंड को हिट किया स्पीड 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, जी को कांस्टेंट लेना है विद द वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो वर्क डन होगा बाय ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा और रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर के द्वारा कितना वर्क डन होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। स्पेस बना के करते हैं सोल्व। ये क्वेश्चन भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से सोल्व करेंगे, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, मैंने बताया था हमेशा वैलिड होती है ये, यानी कि ग्रेविटेशनल प्लस यस रिलेशन डेल्टा के, यानी कि यह हम लिख सकते हैं mgh प्लस ए हाफ एम वी स्केयर माइनस 0, यानी कि 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻³ प्लस ये डब्ल्यू ए हाफ इंटू 10⁻³ इंटू 50 का होल स्क्वेयर, यानी कि डब्ल्यू ए इज इक्वल टू वर्क डन क्या आ जाएगा, -8.75 जूल, जो कि विच इज द वर्क डन ड्यू टू, ये किसकी वजह से वर्क डन हुआ है, एयर रेजिस्टेंस, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh, यानी कि mgh में क्या आएगा, 10⁻³ इसका मास है, g ग्रेविटेशन 10 और यहाँ पे h हाइट कितनी 10⁻³, यानी कि 10 जूल इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देख लेंगे अब इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आया है, 10 जूल, तो हमारे पास इसका पहला यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, दो सिमिलर स्प्रिंग्स है पी एंड क्यू हैव सेम कांस्टेंट के पी और के क्यू सेम कांस्टेंट है दोनों के, सच दैट के पी जो है वो ग्रेटर देन है के क्यू से, मतलब के क्यू से ज्यादा बड़ा कौन सा के पी है। इनको स्ट्रेच कर दिया फर्स्ट बाय, पहले मतलब दे आर स्ट्रेच, पहले तो सेम अमाउंट से इनको स्ट्रेच किया, केस ए में तो दोनों को सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया गया है, उसके बाद सेम फोर्स के साथ, केस बी में सेम फोर्स के साथ, तो वर्क डन बताना है स्प्रिंग्स में डब्ल्यू पी और डब्ल्यू क्यू एज आर रिलेटेड एज इन केस ए एंड केस बी रिस्पेक्टिवली, तो वो बताना इनके बीच का रिलेशन क्या होगा दोनों में। तो देखो केस 1 में सपोज करो कि दो स्प्रिंग्स जो है वो स्ट्रेच है सेम डिस्टेंस एक्स से, देन हम लिख सकते हैं इनको रेशियो की फॉर्म में डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू हाफ के पी एक्स का स्क्वायर, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था उसके केस में, स्प्रिंग के केस में जब हम पढ़ रहे थे, के पी अपॉन के क्यू फॉर्म मैंने लिखवाए थे, एज हम जानते हैं हमें गिवन है के पी ग्रेटर देन के क्यू, सो जो पी का वर्क डन होगा वो ग्रेटर देन होगा क्यू से। केस बी की बात कर लेंगे, इसमें क्या है, सपोज दोनों स्प्रिंग्स जो है वो सेम डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच हुए हैं बाय डिस्टेंस के एक्स पी एंड एक्स क्यू बाय द सेम फोर्स, मतलब सेम फोर्स के साथ, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी एक्स पी इज इक्वल टू के क्यू
एक्स क्यू, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इसको आप रेशियो की फॉर्म में जब लिखोगे तो आपके पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, करेक्ट वन। मतलब बेसिक जैसे पीछे हमने किया ऐसे इसको सोल्व करना है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक यूनिफॉर्म फोर्स 3 i कैप प्लस j कैप की न्यूटन की एक पार्टिकल जो है मास 2 kg का उसके ऊपर एक्ट कर रही है। जो पार्टिकल है उसको डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम पोजीशन 2i कैप प्लस k कैप से मीटर टू पोजीशन, इस मीटर तक उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उस पार्टिकल को। वर्क डन बताना है फोर्स के द्वारा पार्टिकल पे कितना हुआ होगा वो बताना है हमें। तो सोल्व कर लेंगे इसको। क्या दे रखा हमें, गिवन एफ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप, ये हमें गिवन है। और r1 यानी कि r1 रेडियस कितना, मतलब रेडियस 1 कितना है, 2i कैप प्लस k कैप। r2 की मैं बात करूं तो कितना दे रखा, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये हमें गिवन है। और अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो क्या आ जाएगा, r2 माइनस r1 ये होता है, यानी कि 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप प्लस k कैप, ये हमारे पास आ जाएगा। या मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, रिजल्टेंट रेडियस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। तो जो वर्क डन होगा गिवन फोर्स के द्वारा, फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस, ये होता है। तो हमारे पास फोर्स कितनी है, 3i कैप प्लस j कैप इंटू 2i कैप, यानी रेडियस, अब ये तो हो गया फोर्स। अब रेडियस हमने हमारे पास जो ये थी, ये लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसका 3 2 6 प्लस यहाँ पे j के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, राइट। और यहाँ मतलब j के प्लेस पे हमारे पास आ गई k की वैल्यू है, तो k को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे इधर से। इज इक्वल टू क्या आ गया 9 जूल, तो 9 जूल जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स F जो है एक पार्टिकल के ऊपर जो कि मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फिगर में हमें दिखा रखा है। तो वर्क डन बताना है पार्टिकल के ऊपर, इसकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मतलब 12 मीटर की जब ये डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उस दौरान उसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ होगा वो हमें बताना है। देखो, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ और डी के अंडर जो भी एरिया है उसको कंसीडर करना है, यानी कि जो हमारे पास ये एरिया है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 7, 2 इंटू 7 माइनस 3, ये पूरा एरिया है नीचे 7 माइनस 3 प्लस हाफ इंटू, ये ट्रायंगल के केस में अगर मैं बात करूँ, ये जो अगर इसका ट्रायंगल का एक केस हम ले तो हाफ इंटू 2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2, हाफ इंटू 2 इंटू 12 माइनस 7, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 जूल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज एक वर्टिकल स्प्रिंग है विद फोर्स कांस्टेंट, जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, फिक्स एक टेबल पे जो है फिक्स्ड है वो, एक बॉल जो है मास m की, एक हाइट h पे अबव द, मतलब फ्री अपर एंड जो है स्प्रिंग का उससे ऊपर हाइट h से फॉल्स वर्टिकली, वो स्प्रिंग के ऊपर वर्टिकली फॉल करी है, सो दैट जो स्प्रिंग है कंप्रेस्ड, वो एक डिस्टेंस d के द्वारा कंप्रेस हो गया। तो नेट वर्क डन बताना है इस प्रोसेस में कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, इतनी इसकी क्या है, ये हाइट है। उसके बाद जो है इतने से ये क्या हो गई, इतने डिस्टेंस से क्या हुई, कंप्रेस हुई, यानी कि वो कम हो गई। तो यानी कि क्या लिख सकते हो, W इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर हो प्लस जो लॉस हो जाए, जितना पोटेंशियल एनर्जी का मास की फॉर्म में लॉस हो रहा है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग में स्टोर हो रही है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू mgh प्लस डी, यानी कि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, यानी हाइट प्लस डिस्टेंस जितनी ये स्टोर हुई, माइनस हाफ के डी स्क्वायर, यानी कि जितनी क्या हुई ये पोटेंशियल एनर्जी, मतलब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ए, यानी mgh प्लस डी ए माइनस हाफ के डी स्क्वायर। एक और बात सुनो, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉल की, वो कन्वर्ट हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। किसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की, यानी कि क्या हो जाता है mgh प्लस डी इज इक्वल टू हाफ के डी स्क्वेयर, यानी कि जो नेट वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा। फिर नेट वर्क डन की अगर बात करी जाए यहाँ पे
mgh+d-12 kd² 0। ये एक एडिशनल पॉइंट था इसका। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है, एक कांस्टेंट फोर्स के अंडर है, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट s जो उसने मीटर में डिस्प्लेसमेंट कोस की, गिवन बाय ये रिलेशन हमको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का s = 1/3t², जहाँ पे t क्या है, सेकंड में है, और वर्क डन बाय फोर्स मतलब कि वर्क डन फोर्स के द्वारा इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना वर्क डन होगा फोर्स के द्वारा वो बताना है। तो देख लो, काफी इजी क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, d²s/dt²। ये तो बेसिक आपको पता होगा, यानी कि हमको कितना दे रखा है 2/3 मीटर/सेकंड²। जो फोर्स एक्ट करी है बॉडी के ऊपर उसके अनुसार क्या फॉर्मूला आएगा, 3 × 2/3 = क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे पूछ रखी है, 1/3 × 2 × 2, राइट। तो 4/3 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है 2, डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी 4/3, यानी कि क्या आ जाएगा 8/3 जूल, यानी कि करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा बी, 8/3 जूल। नेक्स्ट है 300 जूल वर्क जो है इज डन स्लाइडिंग 2 kg ब्लॉक को ऊपर की मतलब कि ब्लॉक अप एंड इंक्लाइंड प्लेन, उसको एक इंक्लाइंड प्लेन में एक 2 kg का उसका 2 kg का क्या है ब्लॉक है, उसको ऊपर की साइड मूव कराने में 300 जूल वर्क लगा है ऑफ हाइट जो कि 10 मीटर हाइट ऊपर। टेकिंग जी को ग्रेविटेशन को आप 10 मीटर/सेकंड² ले सकते हो। वर्क डन बताना है फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना किया होगा। बहुत ही सिंपल छोटा सा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मुला याद रख लेना है बस आपको, क्या होता है जो कि mg sin θ × d, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। यानी कि हम mg के प्लेस में यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, d sin θ = 10, यानी कि 2 × 10 × 10 यानी कि 200 जूल इसका आंसर आ गया। यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 10th क्वेश्चन, अ फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक फोर्स जो है F वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है जो कि वेरी कर रही है डिस्टेंस x के साथ एज शोन हियर, जैसे हमें जैसे नीचे दिखा रखा है। फोर्स जो है n न्यूटन में है और x जो है मीटर में है। वर्क डन बताना है फोर्स के द्वारा कितना होगा इन मूविंग द ऑब्जेक्ट को x 0 से x = 6 मीटर तक जो है मूव कराने में कितना वर्क डन लगेगा फोर्स के द्वारा, वो बताना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम अब ये ऊपर कर चुके हैं कई बार। वर्क डन = क्या होता है, एरिया अंडर Fx ग्राफ = एरिया अंडर ट्रेपेजियम OABC, यानी कि Fx ग्राफ के अंडर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। यहाँ पे O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C, यानी कि एरिया जो है इसके अंडर होगा। ये एक ट्रेपेजियम होता है, याद रखें आप इसको, ट्रेपेजियम ऐसे बनता है। तो क्या आ जाएगा देख लो, हाफ ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 3 + 6, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, ये नीचे की साइड हम इसको ऐड करेंगे 3 + 6 इंटू यहाँ पे क्या है 3, ठीक है, इंटू 3 = आ गया 13.5 जूल। सो सिंपल क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक फोर्स है 250 न्यूटन की इज रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत है एक 75 kg के मास को लिफ्ट करने के लिए थ्रू अ पुली सिस्टम, एक पुली सिस्टम के द्वारा। इन ऑर्डर टू लिफ्ट द मास थ्रू 3 मीटर, वो जो मास है उसको 3 मीटर से लिफ्ट करने के लिए जो रोप हैज टू बी पुल्ड थ्रू, रोप को जो है 12 मीटर से पुल करना मतलब पुल करनी होगी। एफिशिएंसी बतानी है सिस्टम की कितनी होगी। तो क्या फॉर्मूला आएगा, मैंने टाइम बता दिया था एक फॉर्मूला इसके रिगार्डिंग एफिशिएंसी, यानी कि n = जो भी हमारे पास आउटपुट वर्क है अपॉन इनपुट वर्क। आउटपुट वर्क कितना दे रखा है, आउटपुट वर्क क्या आएगा, ये रिक्वायर्ड टू 75 × 3, इनपुट 250 × 12, आंसर आ जाएगा आपका, सोल्व करोगे 0.7, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 75%, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारे पास इसका करेक्ट आ जाएगा। इसको क्लियर करके साफ सुथरा ऑप्शन को मैं टिक कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की बात करेंगे।
एक फोर्स है जो कि एक्ट होना, एक 30 ग्राम के पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब इस तरीके से एक्ट कर रही है, जो पोजीशन है पार्टिकल की वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 3t-4t² प्लस टी क्यूब, जहाँ पे एक्स जो है वो मीटर्स में है, टाइम जो है सेकेंड में है, वर्क डन ड्यूरिंग पहली 4 सेकेंड के दौरान जो वर्क डन हुआ है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे सोल्व करने के लिए। क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 3t-4t² प्लस टी क्यूब, ये हमें दे रखा है, गिवन है। यानी कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3-8t प्लस 3t का स्क्वेयर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने, d²x अपॉन dt² इज इक्वल टू -8 प्लस 6t। ठीक है, एक्सेलरेशन 4 सेकंड के बाद अगर बात करी जाए तो क्या आएगा, -8 प्लस 6 इंटू मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 16 मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे ये था क्या, एक्सेलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन की बात हो रही थी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, डिस्प्लेसमेंट कितने 4 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेस हुई होगी, तो 3 × 4 -4 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ये इसमें हमने पुट कर दिया इसको, इज इक्वल टू 12 मीटर। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें हमने निकाल लिया है। और वर्क इज इक्वल टू क्या हो सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, ये भी तो होता है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास कितना है, 3 × 10⁻⁻3, एक्सेलरेशन 16, डिस्प्लेसमेंट 12, आंसर आ जाएगा 576 जूल। ठीक है, मीटर जूल। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन आंसर, हाँ ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो देख लेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, 576, आई थिंक ए ऑप्शन, राइट। ठीक है, 13th क्वेश्चन के ऊपर की बात करेंगे अब। एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, यानी F इज इक्वल टू कितना, 7 - 2x प्लस 3x², एंड जो कि एक्ट कर रही है एक स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg के ऊपर, और डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x0 से x5 मीटर, मतलब इसको डिस्प्लेस कर दिया, पहले 0 पे था, फिर इसको 5 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया। वर्क डन जूल में कितना हुआ होगा वो बताना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जो हम पहले कर चुके हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F dx। इसमें पुट करोगे आंसर -135, माइनस कह रही हूँ, यहाँ पे आपके पास 135 जूल आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में पुट करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हाफ था यहाँ पे, मैंने अब इसको कंप्लीट किया है। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, उसने एक राइफल को छोड़ा एट एन इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड के साथ, और अर्थ के साथ उसने स्ट्राइक किया सेम लेवल के साथ वेलोसिटी विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। वर्क डन निकालना है जूल्स में, वो जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसको ओवरकम करने में कितना वर्क डन लगा है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई। ठीक है, यानी कि डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ m v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। यहाँ पे पुट कर दो हाफ इंटू एम के प्लेस पे मास कितना है 0.01, और यहाँ पे वेलोसिटी 1 कितनी देर की है 1000, तो 1000 का स्क्वायर माइनस v2 कितनी है 500 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3750 जूल, यानी कि 3750 जूल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी के साथ हमारे PYQs जो है इस चैप्टर के फिनिश हो गए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इनिशियली मैंने आपको पूरा चैप्टर भी कवर करा दिया था, बेसिक्स उसके सारे बता दिए थे। हाँ, खुद से रीडिंग करें और सोल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।